particle of light. 12 nature of matter. हेलो सर। सुना दे रहा है आपको मेरी बात? हाँ सर। सर आज सर। मेरा फर्स्ट दिन है सर डेमो का, तो सर आप कौन सा टॉपिक से चालू कर रहे हैं अभी? आपका फर्स्ट डे, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो बिकॉज ये नया टॉपिक है। ओके ओके सर। ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। यस सर सर। मेरा भी आज फर्स्ट क्लास है। कौन कौन है फर्स्ट वाले, नाम बताओ। सोहेल सर आवारी। समीन सर। समीन और सोहेल आवारी। कोई बात नहीं, आप दोनों को समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। कुछ दिक्कत है तो मुझे पूछ लेना। 12 नेचर ऑफ, देखिए आप दोनों के एक और इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। जो अभी न्यू एडमिशन है, जो अभी नए नए आप आ रहे हो ना, तो आपकी अलग से ग्रुप बनाई जाएगी जुलाई में, अराउंड 7 जुलाई से एक नया ग्रुप बनेगा, 5 से 7 जुलाई। उसमें आपको वापस स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको यह देखना है तो आप देख लीजिए, पर आपका सिलेबस कवर हम वापस करेंगे। You can please contact me after the class. I'll let you know. Nature of matter. Nature of matter. दो प्रकार के नेचर हर एक मैटर को है, दो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अच्छा, ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से अपने शब्दों में समझे कैसे हम अपने हिसाब, थोड़ा मतलब जनरल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से देखना पड़ेगा। टेक्निकली समझना मुश्किल होता है। See, particle nature is much closer in relation with the mass. अगर कोई ऑब्जेक्ट का, कोई मैटर का मास है, it has some mass, so we can say that it has a particle nature. We will connect it with mass. अगर कोई मैटर का मास हो, it will have a particle nature. अगर कोई मैटर का वेलोसिटी है, it has a kind of velocity, you will say it has a wave nature. मोशन उसके अंदर क्या है? मोशन है, मूवमेंट है, मतलब वेलोसिटी है, कुछ तो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता है, हम बोलेंगे उसको वेव बोलेंगे। अरे समझिए, अब एक बात समझते हैं, इनका रिलेशंस किस प्रकार से है, ध्यान को सुनिए आप। देखिए हमारे अंदर क्या पार्टिकल नेचर है, बताइए। हमारे अंदर पार्टिकल नेचर है कि नहीं है? वी हैव मास, राइट? What about wave nature? We never call human waves, right? हम कहीं बोलते हैं कि we are a wave, I am a wave. No, we don't say like that. आप humans को waves नहीं बोलते हैं, right? फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं टेक्निकली, क्या हमारे अंदर वेव नेचर है क्या? है ना? हाँ सर। हम भी मूव करते हैं, we have velocity, Yes sir. we have some movement, तो हमारे अंदर वेव नेचर भी है। परंतु हमको वेव इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा वेव नेचर बहुत ही नेग्लिजिबल है। हमारा जो वेव नेचर है बहुत ही नेग्लिजिबल है, और हमारा पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है। देखो, अगर कोई पार्टिकल का मास बहुत कम हो, एक थोड़ा गाउटी एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, एक बंदा और एक ठीक है, ये दो स्टूडेंट है क्लास के, ठीक है, सेम क्लास। अगर इन दोनों का हम रेस लगाएंगे, कौन जीतेगा? पतला वाला। पतला वाला। पतला वाला। ये मोटा वाला अगर दौड़ेगा भी ना, ऐसा लगे कि वो चल रहा है हल्लू हल्लू उसका दौड़ना भी चलने के बराबर लगेगा। तो देखिए, जिसके अंदर मास कम है, जिस एक एग्जांपल एनालॉजी दे रहा हूं आपको, जिसके अंदर मास कम है उसका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, एज रिलेटिवली बात करें। अब इसको आप लागू मत करना, आप बोलेंगे नहीं सर हमारे क्लास में इसका मास ज्यादा है, फिर भी वो मैं आप एग्जांपल समझने के लिए बात कर रहा हूं मैं, इट इज नॉट रियल लाइफ सिनेरियो। तो जनरली जिसका मास थोड़ा कम होता है उसका थोड़ा वेलोसिटी ज्यादा होता है,
लेस मास मोर वेलोसिटी। तो मास बहुत ज्यादा होता जाता है, उसका मतलब ये बोल सकता हूँ क्या ये मास वेलोसिटी कनेक्ट करता हूँ पार्टिकल और वेव नेचर से, जिसके अंदर पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा मतलब मास ज्यादा होगा, यस तो सर। फिर वेलोसिटी कम होगा मतलब वेव नेचर कम होगा, यस बराबर। सर। जिससे पार्टिकल नेचर बहुत Yes, ज्यादा sir. होगा उसका वेव नेचर बहुत ही कम कम होगा, और जिसका वेव नेचर बहुत ज्यादा होगा उसका पार्टिकल नेचर बहुत कम होगा, है ना। तो अब जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, जो डिफरेंट रेज की हम बारे में बात करते हैं, रेडिएशन की बात करते हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम दिख भी नहीं पाते, दे आर टू स्मॉल पार्टिकल्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोला गया था, कैथोड रेज बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम देने से पहले उसको कैथोड रे बोलते थे, दे आर कॉल्ड एज कैथोड रेज रेज एंड प्रोटॉन्स वर कॉल्ड एज एनोड एनोड रेज। रेज। हाँ, तो उनको पहले रेज बोलते थे, मतलब उस टाइम उनको पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव समझते थे, देवर रे मतलब वेव काइट, तो वे रेज की तरह फ्लो हो रहे थे, उनको मतलब देखा गया सेम थिंग जैसे हमने कल बात किया था, फ्लोरोसेंट ग्लास लगा के ऑब्जर्व किया गया कि वो चमकता है, मतलब वो रेज की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं एटम के अंदर से। तो ये जो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम देख नहीं पाते हैं, तो जो इतना छोटा पार्टिकल मतलब कितना कम पार्टिकल नेचर उसके अंदर, कौन है? अगर इतना कम पार्टिकल नेचर है उसके अंदर, पार्टिकल नेचर बहुत ही कम है कि हम देख भी नहीं पाते हैं, तो क्या इसका वेव नेचर बहुत ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा, क्यों नहीं होगा, यस सर। है ना। यस सर। तो बात यही है, पार्टिकल नेचर कम होगा तो वेव नेचर ज्यादा होगा। इसलिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इनिशियली क्या माने गए थे, बिकॉज हम देख नहीं पाए थे उनको, तो हमने ऐसे साइंटिस्टों ने मान लिया था कि ये सिर्फ वेव्स, दे आर वेव्स, दे डोंट हैव पार्टिकल नेचर, दे डोंट हैव पार्टिकल नेचर। बाद में अनेक साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिद्ध किया डिफरेंट थ्योरी से कि नहीं, कि ये जो जिसको हम वेव्स बोलते हैं, रेस बोलते हैं, उसके अंदर पार्टिकल नेचर, ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है जिनके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल इतना तेज से मूव कर रहे हैं, इतना फास्ट मूव करते हैं कि हमको दिखते भी नहीं है और समझता नहीं कि वो पार्टिकल है, इट अपीयर्स लाइक वेव, रे, ये सन रे है ना, सन रेज दे कम फ्रॉम सन लाइक दिस, सन रे जो आता है धरती पे गिरता है, क्योंकि ये सन रे एक पार्टिकल है, बेसिकली सन इज रिलीजिंग स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, सन जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हमारी ओर फेंक रहा है, समथिंग लाइक दैट, छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां से फेंक रहा है, वो स्मॉल पार्टिकल इतने फास्ट वहां से मूव करके आता है, इट अपीयर्स लाइक रे, इट अपीयर्स लाइक ए रे, उतना क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा, इतना फास्ट हो जाता है, तो इट लीव्स इट्स टेल बिहाइंड, है ना, ऐसा लगता है कि ये पूरा Yes, sir. फॉर्मेलिटी है, परंतु ये वो जा रहा है, वो सिंगल पार्टिकल है, इट इज मूविंग, यहाँ पहुंच गया, पर उसके पीछे वो छोड़ गया वो सब। देखो भी रॉकेट ज्यादा फिर धुआं छोड़ जाता है, रॉकेट देखो आप पीछे धुआं धुआं कर जाता है, लंबा दिखता है एकदम, यस सर। है ना। उसी प्रकार से पार्टिकल इतना फास्ट तेजी से मूव करता है कि हमको लगता है कि वेव है, और कोई ऐसा बोलेगा सर अगर वो पार्टिकल होता सन का, तो मैं सन के नीचे खड़ा हूँ, सन के पार्टिकल्स नीचे हमारी धरती के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ पार्टिकल है कि नहीं है, पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरेंगे तो लगेगा ना मुझे, टक 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 लगेगा मेरे ऊपर, आई शुड हैव फेल्ट इट। अरे भाई पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतने छोटे पार्टिकल है कि उसका मास तुम्हारे मास से बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, इतने नेग्लिजिबल मास के पार्टिकल है कि जब वो हमको टच करते हैं हमको समझ में भी आता नहीं है कि वो पार्टिकल मुझे मारा है, राइट? Are you getting some idea about this? Yes, sir. यस सर। It's technical actually, but I'm not going into it because it's a topic of physics. But एक रफ आइडिया आपको मैंने दिया। अब इसके आधार पे बेसिकली हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे जो पढ़ने वाले हैं वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम, और कुछ थ्योरीज है स्मॉल 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 थ्योरीज चैप्टर के अंदर, वो सब थ्योरी, उस थ्योरी जो फॉर्मूलास है वो देखना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा।
डिटेल वर्जन आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं अभी। राइट डाउन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स फर्स्ट थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कांचन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आलोक म्यूट योरसेल्फ, आपके उधर से आवाज आ रहा है बहुत। Write down, according to this theory, according to this theory, according to this theory, emission or absorbance of radiant energy emission or absorbance of radiant energy is discontinuously in the form of discontinuously in the form of small discrete packets of energy. Small discrete packets of energy. Full stop. Such packets of energy of energy is called quanta या quantum or photon. Such packets of energy is called as quanta or photons. Generally photons बंद करून परत चालू कर लाइट के ना. बारे में बात करते हैं. जवळ अख्खं लेवल नाव दिसत नाही ना टीव्हीचं. के बारे में बात करते हैं. जब भी हम लाइट पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो उसी को हम फोटोन बोलेंगे, बाकी सबके लिए क्वांटा बोलेंगे. जनरली इट इज क्वांटा. द सेम थिंग प्लैंक इज सेइंग, हम बात कर रहे थे कि वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है. एनर्जी कंटिन्यूअस वेव नहीं है. इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस वेव, इट इज डिसकंटिन्यूअस वेव हैविंग स्मॉल स्मॉल पैकेट्स. जब एनर्जी रिलीज होता है सोर्स ऑफ लाइट या फिर एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होता है हमको लगता है कि कंटिन्यूअस वेव इस प्रकार से है. इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो थॉट प्रीवियसली. ही सेज दैट ये कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस दिखता है पर कंटिन्यूअस होता नहीं है. डिस्क्रीट पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स रिलीज करता है. It is releasing small packets of energy, discrete packets जो बाहर आते हैं. It's not like it is like this. There are small energy packets, small particles coming out carrying a specific amount of energy. Carrying a specific amount of energy, and the value of that energy is also fixed. Talking about the light here in this chapter, the photon जिसको हम बोलेंगे photon,
ईच फोटोन, एक जो पार्टिकल है, जो लाइट के पार्टिकल अगर हम बोलेंगे, उस पार्टिकल का नाम क्या देंगे हम? फोटोन नाम देंगे। ठीक है, तो हर एक फोटोन में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन वन फोटोन is given by E equal to h nu. The amount of energy contained in one photon, the amount of energy contained in one photon is given by E equal to h nu. h nu amount of energy एक फोटोन में होगा। What is h here? यहाँ पे h क्या है? h is a Planck's constant. H is a Planck's constant. And what is mu? Mu is frequency. Mu is frequency. Frequency of light. Mu is a frequency. जो भी waves होंगे एनर्जी होगा उसको frequency होगा। And the value of h is constant. And that value is the value of h is this, and ये वैल्यू हमको याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू। एग्जाम में क्वेश्चन में वैल्यू कभी देता भी है और बहुत बार नहीं भी देता है। ठीक है, सर वो जूल सेकंड है क्या? हाँ, ये जूल सेकंड है, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड है, जूल सेकंड है। ठीक है, जूल सेकंड। h is 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। तो बताओ, अगर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, अगर एग्जाम में तुमसे ये पूछता है व्हाट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन 10 photons, व्हाट इज द आंसर? 10 photons की एनर्जी क्या होगा बताइए? अरे भाई सिंपल है ना, एक का अगर h न्यू है 10 ये तो 10 h न्यू होगा ना, 6.6 66 10 h न्यू into होगा। 10 raised एक to minus फोटोन 3. का h न्यू है तो फिर 10 फोटोन का 10 h न्यू होगा। यस सर। अगर आप इसके मतलब में एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे लिखो, जनरलाइज्ड E इक्वल टू NH न्यू, है ना? हाँ E सर। इक्वल टू NH जनरलाइज्ड फॉर्मूला where Yes. n is number of photons, Photons. where n is number of photons. Yes, sir. And by seeing this relation of energy and frequency, I understand that energy is directly proportional to the frequency. उसका मतलब जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगा, है ना? कंसेप्चुअली बात करेंगे होगा। यस। यहाँ तक किसी को कोई शंका? नो सर। नहीं ना? तो अभी नेक्स्ट हेडिंग पुट करिए, स्मॉल स्मॉल हेडिंग सी आगे पुट अप नेक्स्ट हेडिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, इसके ऊपर आपको मेरे ख्याल से फिजिक्स में बहुत बड़ा टॉपिक भी है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है एक अलग। EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलते हैं? राइट डाउन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड when electric current is passed through a circuit. Full stop. They are identical. They are identical to radiation. They are identical
2. They are identical to the radiations obtained when a charged body when a charged body is moved in a magnetic field. A charged body is moved in a magnetic field. Magnetic field, or a magnet is moved in electric field, or a magnet is moved in an electric field. Either way, या तो फिर एक मैग्नेट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लीजिए, या तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर एक चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे, उस टाइम जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं ना, उनके बराबर होता है। उससे नाम भी देखो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज से आता है वो, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दोनों कॉम्बिनेशन। ये जो ईएम वेव्स होते हैं वो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक कंडीशन है। द ईएम वेव्स इस कंडीशन में बनते हैं, जिसके बारे में आप और डिटेल में आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, जो या तो इस प्रकार से बन सकता है। उसका मेन कंडीशन ये होता है कैसे पहचाने कि ईएम वेव है। एक कंडीशन तो ये कि ईएम वेव्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। हाउ टू नो दिस पर्टिकुलर वेव इज ए ईएम वेव? इस वेव को ईएम वेव में क्लासिफाई हम कैसे करेंगे? द कंडीशन फॉर दैट इज conditions to be EM wave. देखो, conditions to be an EM wave. It travels with speed of light. वो जो वेव है उसका स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट जी? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Correct, very good. The speed of light is denoted by c, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. एक सेकेंड में इतना मीटर का स्पीड से जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका और लाइट का रेस हो जाए, कौन जीतेगा? आप जीतेंगे। मान लीजिए पुणे से नगर तक का रेस लगाया मैं, एक लाइट पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल, आप लोग सब खड़े हुए, मैं बोलूंगा 1 2 3, कैसे ही बोलते हैं ना? Yes sir. क्या बोलते फिर? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। Go. जब तक आप गो करने के लिए सोचेंगे तब तक वो पहुंच गया रहेगा। पहुंच के क्रॉस भी कर दिया रहेगा। दैट इज स्पीड, राइट? सो इट मस्ट ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट। तो सेम में बोलेंगे सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट, राइट डाउन। देखो इसके अंदर जो है ये जो वेव होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों फील्ड होंगे ना? Yes, sir. Please write down. EM wave consists of oscillating electric and magnetic fields. Oscillating electric and magnetic field.
full stop. This electric field, comma, magnetic field, this electric field, comma, magnetic field, and the direction of propagation, of the wave, and the direction of propagation of the wave must be mutually perpendicular to each other. Must be mutually perpendicular to each other. ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. उसका मतलब लिखा आपने, मिटा दो इसको. Yes, sir. Yes, sir. Let me try to. अब इसमें दिखाने एक 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज 3 है ना यहाँ पे. अगर मान लीजिए यहाँ पे Yes, sir. ये लाइन पे जो है, इधर जो लाइन ये एक्सिस है, ये जो आपका है ये प्लेन है ना, एक दिस वन प्लेन. मानो इस प्लेन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. मान लीजिए ये इस वाले प्लेन है, मान लेते हैं प्लेन एक्स प्लेन है. और एक प्लेन कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि प्लेन. और एक प्लेन कहाँ दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन दिख रहा है क्या. Yes, sir. Yes, sir. साइड वाला दीवार. Yes, मान sir. लेते हैं कि ये जो प्लेन है Yes, ये sir. आपका क्या है, रंग बदलते हैं. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड Electric field. जो वाई प्लेन में है. क्या ये दोनों आपस से परपेंडिकुलर है कि नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा प्लेन आपको दिख रहा है इस प्रकार से, दिस वन. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ये जो प्लेन है बेसिकली ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. मतलब मैं इस डायरेक्शन में वेव को प्रोपगेट कर रहा हूं, तो वेव इज मूविंग लाइक दिस. दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. मतलब किस डायरेक्शन प्रोपगेट करना, मतलब क्या, उस डायरेक्शन वेव को छोड़ रहा हूं मैं. वेव यहां से निकला, उस डायरेक्शन जा रहा है. इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इस प्लेन में वेव मूव कर रहा है, वेव इस प्लेन में मूव कर रहा है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स वाले प्लेन में, जेड प्लेन पे मूव कर रहा है. तो एक्स वाले प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, वाई वाले प्लेन पे कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या तीनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, Yes, sir. Yes, है sir. ना. ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए. ऑल दिस थ्री मस्ट बी perpendicular to each other, then and then only it can be called as a electromagnetic Wave. wave. Is it clear to everybody? Yes, sir. Sir. Yeah. Let us see some wave. रिकॉर्डिंग चालू है ना. Yes, sir. सर अब भी हुआ. अभी हुआ है sir. अच्छा ठीक है. अगर कभी आपको दिखता है ना रिकॉर्डिंग में, बस क्लास स्टार्टिंग में देखना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना. Yes. नहीं तो मुझे बोलना, नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगा लेक्चर रिकॉर्डिंग का. वेवलेंथ क्या है, जनरल अंडरस्टैंड करते हैं पहले, वो टेक्निकल डेफिनेशन बाद में बताता हूँ. पहले मैं देखता हूँ इन जनरल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके क्या समझेंगे हम. वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ, सिंपल है ना. वेव लेंथ, एक वेव का लेंथ.
एक वेव कैसा होता है जी? वेव ऐसा होता है ना, वेव इस प्रकार से होता है। I want to draw a wave, है ना? Yes, sir. इस Yes, प्रकार sir. से ये होता है। अब इसमें एक वेव मतलब मैं क्या बोलूंगा, वन वेव कहां से कहां तक एक वेव है? यहाँ से लेके Oh, यहाँ तक, second. Yes, sir. Yes, है ना? दिस इज वन Yes, sir. वेव एंड दिस Yes. बिकम सेकेंड Yes, वेव, sir. है ना? अब जब मैं बोलूं एक वेव ये है, वेव लेंथ मतलब एक वेव का लेंथ Length. मतलब यहाँ से लेके Length. यहाँ तक का Yeah. जो उसका लेंथ है उसी को वेव लेंथ बोलते हैं। ये Yes, गाउडी sir. भाषा में कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, ये डेफिनेशन नहीं है पर मीनिंग वही है एक्चुअली। अल्टीमेटली आप टेक्निकली बात करें तो वही मीनिंग होता है। अब देखो अगर मैं इसको ऑन द एक्सिस बना लेता हूँ तो फिर ये जो वैल्यूज है, लेट अस से यहाँ 0 मान लेते कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? कोई दिक्कत है आपको? No, sir. No, sir. ऑन द एक्स एक्सिस बना लिया मैंने ऐसे। अब देखो टेक्निकल डेफिनेशन क्या बोलता है? टेक्निकल डेफिनेशन बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रोस। व्हाट इज क्रेस्ट? जो ये हम दिख रहा है ना ऊपर, सर ऊपर वाला Axis के इसको ऊपर बोलते हैं वाला क्रेस्ट, है ना? इसको बोलते हैं क्रेस्ट, Crest. इस प्रकार से। crest. और जो नीचे का जो गड्ढा है ना, ये जो गड्ढा बन गया नीचे, Yes, sir. इसे क्या बोलते हैं? ट्रो। True. इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं True. क्रेस्ट एंड ट्रो, ठीक है? तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या बोलता है? आप लिखिए टेक्निकल डेफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन the two consecutive the distance between the two consecutive crests or troughs is called wavelength. Noted everybody? Yes, sir. yes, sir. Yeah. Now you see here, तो अगर हम इसके हिसाब से बात करें जो अभी बोल रहा डेफिनेशन, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्रेस्ट है एक और फिर ये कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है ना? ये दो क्रेस्ट एक के बाद एक, इनके Yes, बीच का sir. डिस्टेंस को इन्होंने क्या बोला है? वेवलेंथ बोला है। आप थोड़ा वैल्यूज देख लो आप, ये नंबरिंग कहाँ से 1 है ना, यहाँ क्या 1 है और Yes, यहाँ पे sir. क्या है? 5 है। 5. बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ 4. तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4. 4 होगा। 5 minus 1 is 4। Yes, sir. Yes, वैसे ही sir. आप अगर if you take from tro to tro, यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 7 है। 7 minus 3 is again 7. 4। 4. करेक्ट। 4. अब हमने क्या बोला? हमने बोला एक वेव का लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ अपने Length. हिसाब से। अब वेव कहाँ शुरू होता है? 0। एंड कहाँ पे हो रहा है? 4। और 4. डिफरेंस कितना है? 4. 4. 4. सेम ओनली, राइट? Yes, बात sir. तो वही है। समझ गए वेवलेंथ क्या है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग पुट करिए। सेकेंड वेव पैरामीटर इज फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी मतलब क्या समझते हो आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी? जैसे मान लीजिए, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री को छोड़ो आप पढ़ाई को, जनरली जैसे रियल लाइफ के अंदर भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा, मान लीजिए मैं पूछता हूँ किसका नाम लो आज, हु इज लकी मेंबर टुडे, किसका नाम ले? से फॉर एग्जांपल सार्थक से पूछता हूँ मैं सार्थक से पूछता हूँ, सार्थक हाउ फ्रीक्वेंटली यू ईट इन अ डे?
और सार्थक बोलता है अराउंड 70-80 टाइम्स, है ना। तो एक Yes, दिन sir. में मैं 70 बार गाना गाता हूँ। वो क्या फ्रीक्वेंसी है? क्या ये फ्रीक्वेंसी है? frequency, बिकॉज एनी नंबर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, एनी नंबर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम पर यूनिट टाइम बोले उसको, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर ईयर, पर मंथ हो सकता है, ठीक है ना। वन डे, 1 मंथ, 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितना। अच्छा, सार्थक जो है एक दिन में 70 बार कहता है, उसका मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग ऑफ सार्थक इज 70 टाइम्स पर डे। yes sir, मैं पूछता हूँ सार्थक से, सार्थक तुम कितने बार पढ़ाई करते हो? वो बोलता है सर 3 टाइम्स पर ईयर। ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, frequency, यही फ्रीक्वेंसी है। 3 टाइम्स, 3 बार पढ़ता हूँ पर ईयर, पर ईयर आया, फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, yes sir. sir, एनी नंबर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वैसा ही रियल लाइफ में यूज कर लिया हमने, उसे यहाँ यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी, वेव का हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट per second, टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड बोले, है ना। yes sir, एक सेकेंड में कितने वेव्स जनरेट हो रहे हैं, एक सेकेंड में कितने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वापस से रिप्रेजेंट किया लाइक दिस, यहाँ टाइम सेट किया हमने स्टार्टिंग में, ये है 0, टाइम t इक्वल टू 0, और मैं टाइम ये t इक्वल टू 1 सेकेंड है। यहाँ जब आएगा मैं रोक दूंगा वेव को। वेव को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ वेव स्टार्ट हुआ है, चलना शुरू हो गया वेव, यहाँ पे स्टॉप, है ना, स्टॉप कर दिया हमने। वो देखते हैं एक सेकंड में कितने वेव्स तैयार हुए हैं, वही इस वेव का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। बताइए कितने वेव्स बने? 1, 3.5, 2, 3.5, है ना। उसका मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव इज 3.5, 5 per 3.5 second, waves per second, yes sir, and per second is called as hertz। 3.5 hertz. फ्रीक्वेंसी यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, और हर्ट्ज मतलब बेसिकली पर सेकंड। तो हम बोलेंगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3.5 हर्ट्ज से 3.5 पर सेकंड है। ऐसे हर एक वेव का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा, Yes, right? sir. Did you get the point? What is frequency? Yes, sir. yes Yes, sir, sir. Please write down the number of waves generated, the number of waves generated per unit time, per unit time is called as frequency, is called as frequency. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next is wave number. वेव का नंबर, वेव नंबर मतलब वेव्स के नंबर, कितने Yes, वेव्स sir. बने। पर यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी भी नंबर ही है, फ्रीक्वेंसी भी एक नंबर है, वेव नंबर भी एक नंबर है, परंतु फ्रीक्वेंसी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है और वेव नंबर विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ है। राइट डाउन, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, is the number of waves length, ये विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ है और फ्रीक्वेंसी विथ रेस्पेक्ट टू Length. टाइम। से फॉर एग्जांपल अगेन, अब इस ड्राइंग में करेंगे चेंज क्या होगा, यहाँ पे हम लेंथ लेंगे तो L इक्वल टू 0, yes sir, L इक्वल टू मान लिया हमने 1 मीटर, व्हाटएवर पर यूनिट लेंथ। तो हमको देखना है कि इस दौरान में कितने वेव्स बने, 1 मीटर की डिस्टेंस में
कितने वेव जनरेट हो गए, कितने हो गए यहाँ पे? 5. 5. 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वेव नंबर, अच्छा वेव नंबर वी कैन डिनोट इट एज न्यू बार, frequency is new, wave number is new bar. Bar. So what is new bar here? 5. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay, now let us find the relation between these three. ये तीनों का आपस में एक दूसरे संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, फॉर्मूला कैसे बनेंगे देखते हैं, उन फॉर्मूलास के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। Let's see. Let us find relation between first. हम बात करते हैं रिलेशंस की बारे में। फर्स्ट हम रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लेट अस हैव अ कंपटीशन। चलो हो जाए कंपटीशन हम दोनों के बीच में। एक वेव आपका, एक वेव मेरा, दोनों के वेव्स का हम लगाते हैं रेस, देखते हैं कौन जीतेगा। कौन जीतेगा बताओ? आपका। ऐसा बड़ी जरूरी जोड़ी है, देखेंगे ना। लेट अस सी। ये योर वेव, आपका वेव यहाँ से स्टार्ट करेगा और दिस इज माय वेव। दोनों का रंग बदलते हैं। आपका वेव जा रहा है ऐसे, आपका वेव, इट्स माय टर्न नाउ। अब मेरी वेव की बारी। अब अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, पहला अवार्ड मिलेगा जिसका लैम्डा बड़ा उसको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। बताओ दोनों वेव में से किसका वेवलेंथ ज्यादा है? आपका। आपका। देखो इसका भी कितना बड़ा है। इसका वेवलेंथ शुरू होता है यहाँ पे, दिस इज द वेवलेंथ राइट? यस सर। ये वेवलेंथ है और इसका वेवलेंथ कैसा है, कितना है? तो लार्जेस्ट वेवलेंथ अवार्ड गोज टू माय वेव, हम जीत गए। अगला कंपटीशन, अगला अवार्ड मिला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यस सर। किसका फ्रीक्वेंसी अधिक है, किसको मिला अवार्ड? हमारे वेव को। हमारे क्योंकि देखो भैया यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी होगा, एक वेव, दो हाँ। वेव, तीन वेव, चार। चार वेव्स बन रहे हैं Yes, उतना ही sir. टाइम में। और यहाँ कितने बन रहे हैं? सिर्फ 1.5। 1.5 बन रहे हैं। अच्छा इस बार अवार्ड आपको मिला, दोनों खुश है ना, तुम भी जीते मैं भी जीता, विन विन। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया? सर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बराबर, सबको ये बात समझ में आया क्या? Yes, sir. जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, कम होगा। है ना? Yes, तो sir. मतलब ये कंपटीशन से हमको समझना ये है कि frequency is inversely proportional to wavelength. And if I remove this proportionality, we get proportionality constant. There is nothing but c by lambda. The formula is mu equal to c by lambda, where c is speed of light. C is speed of light, and here it is a proportionality constant, which has a value 310 to the power 8 meter per second. The relation between mu and lambda is mu equal to c by lambda. Yes sir. I hope everyone understood what I said. Yes sir. Should I proceed? Yes sir. Next relation Yes, is sir. relation between, you will see, wavelength and wave number. Wave number. कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पे क्या था, टाइम था। Length. यहाँ विथ रिस्पेक्ट तो हमने टाइम ले Time. लिया,
Yes, sir. और यहाँ क्या लेंगे, सेम डायग्राम रहेगा ना, Yes, sir. डायग्राम विल रिमेन सेम। यही डायग्राम में अगर हम टाइम को निकाल के लेंथ लगा दे तो बिकम सेम थिंग ओनली, है कि नहीं भाई? यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम था, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ लेंथ ले लेंगे। तो हम बोलेंगे इतना दूर तक दौड़ने का, समय नहीं, दूरी देखेंगे। तो फिर मालूम चला भैया एक वेव ऐसा है, ज्यादा छोटा, और एक वेव वेव 1 वेव 2, दोनों में से किसका वेवलेंथ बड़ा है? One, sir. फर्स्ट फर्स्ट वन सर, किसका वेव नंबर ज्यादा है? सेकंड वन सर। तो अगेन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? अगेन Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो Inversely. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Wave number. wave number. If you remove the proportionality, we get proportionality constant equal to 1. यहाँ proportionality constant value 1 है, तो you get lambda equal to 1 by wave number, या फिर wave number equal to 1 by lambda. Either way it is okay. The second formula, second relation. Sir, can you repeat again? What you said? Sir, can you repeat again? You see here, the जितना वेव नंबर ज्यादा है, सेकेंड वेव का वेव नंबर ज्यादा है। एक वेव, दो वेव, 3, 4, 5, 5.5 वेव्स बने। फर्स्ट वेव नंबर कितना है? दो अराउंड 2 वेव्स बन रहे हैं ना? हाँ, 2 waves waves बन रहे हैं approximately। हाँ, तो नीचे वाले का वेव नंबर ज्यादा है पर वेव लेंथ बहुत ही छोटा है। वेव नंबर ज्यादा है, वेव लेंथ छोटा है। यहाँ वेव नंबर कम है पर वेव लेंथ ज्यादा है। अगेन हमको ये समझ में आ रहा है, जिसका वेव लेंथ ज्यादा होगा उसका वेव नंबर कम होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो लैम्डा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, एंड इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो मिलेगा उसका वैल्यू इक्वल टू 1 है। यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दिया मैंने। तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय वेव नंबर, या फिर वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा। डन? यस सर। Yeah. Relation between frequency and wave number. अब देखो, we know that. What do we know? We know that frequency equal to c by lambda. लैम्डा। Also, wave number equal to 1 by lambda. यस सर। ये हम जानते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c इंटू 1 बाय लैम्डा। एंड 1 बाय लैम्डा कितना होता है? वेव नंबर। तो c इंटू वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c इंटू वेव नंबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। So please remember this formulas. Formula C because physical chemistry. Physical chemistry is all about many formulas and problems. Done everyone? यस सर। Let us solve few problems on this. कुछ questions करते हैं इसके ऊपर। Write a question. A bulb emits light of wavelength. A bulb emits light of wavelength
4500 angstrom. Full stop. The bulb is rated as rated as 150 watt and 8% of energy and 8% of energy is emitted as light. Is emitted as light. Full stop. How many photons are emitted? How many photons are emitted by the bulb per second? By the bulb per second. Can you please try solving it? पहले आप कोशिश करिए, आपसे नहीं हुआ तो मैं करूंगा. Yes, sir. First you try. Let us solve. सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए 18 है क्या? है और क्या निकालना है. 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जीवन के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, हर जगह पे 3 ही प्रश्न पूछना आपने आपसे. जाना किधर है, अभी किधर है और यहाँ से वहां तक जाना कैसे है. अपने लाइफ में भी 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है. हर क्वेश्चन को पढ़ के समझना ये है निकालना क्या है, जाना किधर, गोल क्या, टारगेट क्या है हमारा, है ना. क्या टारगेट है यहाँ पे आपको निकालना, क्या बताइए, क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ फोटॉन. फोटॉन्स. आपको n निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है. ठीक. अच्छा, क्या दिया है, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज गिवन टू इज पावर, वेवलेंथ. वेवलेंथ आपको दिया है कितना, 450 पावर एंगस्ट्रॉम दिया है. एक काम करते हैं, एंगस्ट्रॉम Power को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर. तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना होता है जी, 10 to power -10 मीटर, बराबर. सर ये पता नहीं था इसलिए गलती हो गई. अच्छा हाँ, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to power -10 मीटर. ठीक है, कन्वर्जन आप यहाँ पुट कर लीजिए. तो 4500 10 to power -10 कितना हो जाएगा ये, 45 into 10 to power, बोलो यार, -8 होगा, 2 0 जाएगा ना. Yes, sir. अब पता है ना कैसे ये समझ में आ रहा है ना मैथ्स. यस सर, यस सर. कुछ दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो. तो ये लैम्डा होगा, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने. और क्या दिया जी आपको, और पावर दिया हुआ है, यस सर. पावर इक्वल टू 150 वाट. देखो पावर कंट्रोल चाहिए नहीं यहाँ पे, हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए कितना फॉर्मूला है हमारे पास, सोचो एक बार. एक ही फॉर्मूला है ना सर हमने NH सिर्फ एक ही न्यू. फॉर्मूला क्या है, E equal to NH न्यू, राइट. वी Yes, हैव sir. ओनली वन फॉर्मूला, E is equal to NH न्यू. जब एक ही फॉर्मूला हमारे पास है तो 100% गारंटी उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बस हमको Yes, देखना sir. ये है कि भाई n तो हमको निकालना है, पर क्या क्या चाहिए उसके लिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी. Yes, तो sir. फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा बिकॉज़ लैम्डा दिया हुआ है ना. यस सर. लैम्डा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. अगला बात क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी में क्या दिया, पावर दिया है. व्हाट इज पावर इन जनरल, यू नो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम. पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम. टाइम. तो 150 वाट का मतलब एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल.
This is Per time second. second. So 1 watt is 1 joule per second. Second. So the power is 150 joule per second. मतलब एनर्जी कितना हो गया? 150 जूल हो गया। एक सेकंड में इतना जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। और आपको लास्ट में क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड। एक सेकंड का ही पूछा है ना आपको। सही सर बात है। क्वेश्चन में तो 8% एनर्जी हाँ, बोला तो है। अभी आ रहा हूँ वेट अ मिनट ठीक है ना। आपको पावर इतना दिया गया, एनर्जी कितना मिला आपको? ये एनर्जी हो गया, परंतु Yes, sir. जितना एनर्जी एमिट नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। यस सर। 8% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। मतलब कितने में से सिर्फ 8% एनर्जी एमिट हो रहा है। तो एनर्जी एमिटेड कितना है वही आपको चाहिए। 8% of 150. करेक्ट। दिस इज 8% मतलब 8 by 100 100 into 150. यस सर। 12 जूल। 12 joule. 12 जूल। 12 जूल। So energy emitted is 12. So now we know the formula that E is equal to NH nu. पर आप जानते हैं कि न्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, पर लैम्डा नहीं है। And we know that the formula of nu is C by लैम्डा। lambda. देखा अभी हमने। Yes, Yes, sir. sir. निकालना है n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? E into lambda upon hc। कोई दिक्कत किसी को? नो No, sir. सर। या अभी मैंने शुरू कर देते हैं। 27.2 into 10 raised to 18. So n equal to what is E? 12. What is lambda? लैम्डा Sir, 48 by 10 to the power minus इन 8 minus 8 x is on 6.6 to 10 to the power minus 34. What is 34 3 into 10 to the power? 3 into 10 raised to 8। बस इसका कैलकुलेशन करना था अपने को। Yes, sir. 3 4 12 और करेंगे क्या? यस सर। 6.6 2 2 से। this is 3.3। अच्छा ये सब काटते हैं, ये 10 to the power minus 8 को निकाल दिया, और ये कितना सर, बचेगा? 8 निकालो। सर 34 में से 8 निकालो कितना बचेगा? 20 बचेगा। 26 हाँ 26। अब ये प्लस 8 से माइनस 26 कटेगा ना अभी? यस सर। और 8 माइनस 18 माइनस 18 18। अच्छा ठीक है। 2 सर, into 3 45। अच्छा और कटेगा ये? यस 3 1 और यस सर और 15 हाँ 27.2. 2 into 15 कितना? 30। 30 by 1.1 to 10 to the power minus plus 18 ना? यस सर। ऊपर जाएगा क्या? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 300 by 11 27.2. कितना आएगा जी? 27.2. सर 27. सर हम 30 into 10 raised to 19 नहीं लिख सकते? लिख सकते क्या बोलो? सर हम 300 into 10 raised to 18 को 30 into 10 raised to 19 नहीं लिख सकते? लिख सकते ना, क्या दिक्कत है? कैसे भी लिखो, बात एक ही होगा ना। हाँ सर ठीक है। मतलब कि आपको आंसर है 27.2 into 18। You can write this as 2.72 into 10 to the power 19 19. Both are same. यस सर। यूनिट क्या होगा? यूनिट्स क्या होगा? इसके यूनिट्स यूनिट क्या होगा? सर मीटर होगा, जूल होगा, क्या होगा? सर जी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये नंबर है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाउ कैन नंबर हैव यूनिट, राइट? Yes, sir. नो यूनिट्स। इज दिस सॉल्यूशन क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much for understanding and being attentive in the class. We have still some more time to go. यस सर। Can we Sir, solve one more some example. Yeah. One more question.
आपके लिए। देखिए सोडियम स्ट्रीट लैम्प गिव्स ऑफ the characteristic yellow light of wavelength 588 nanometer. Calculate the energy per mole of these photons. Yes, please try. सर पहले नैनोमीटर और मीटर का रिलेशन बता दीजिए ना एक बार। बता दो। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ ओके ये 3 हम यूज करते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। ठीक है, जनरली ये तीनों रिलेशन इस प्रकार से है। ध्यान से अगली बार प्लीज सॉल्व। तो ये भी पुट दिस वैल्यूज ये रिलेशन के अंदर। व्हाट इज द आंसर यू गेटिंग? कल्पना, व्हाट इज इट? So 2.036 approximately 2.03 into 10 to the 10 raised to 5 5 joule per mole. पर मोल इतना एनर्जी होगा। एक और क्वेश्चन करें? यस सर। या प्लीज राइट। Yes. Calculate and compare the energies of two radiations, one with wavelength 800 nanometer and the other with 400 nanometer. Please solve it. ये E1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया। सर दोनों का सर। कैलकुलेट कर लिया। सर रेशियो 2:1 है। क्या बोल रहे हो? सर रेशियो 2:1 है क्या? Oh, that's right. Yes sir, 2:1. Correct. You are right. 3 into 6.6 approximately 19.8 आएगा। Yes, sir. 3 into 6 19.8 to 20 मान लेता हूँ मैं, approx कर लेता हूँ। 20 पकड़ लेते हैं। 20 into ये कट करते हैं, चलो। 9 और ये कट तो कितना मिलेगा आपको? 9 निकालो। -25 मिलेगा। फिर ये 8 निकाल दो इसके अंदर से। 8 निकाल कितना मिलेगा? -10 raised to -19. Oh sorry, 17. 17 ना? हाँ जी? हाँ सर। Sir, can we divide directly? Upon 800
एक शून्य कैंसिल, 2 1s are, this is 1/40 10 to the power minus 17. अगर हम E2 निकालेंगे Sir, Excuse me, sir. एक्सक्यूज प्लीज टेल। सर अगर हम ये ऊपर का सॉल्व भी नहीं करें और डायरेक्ट रेशियो में कट कर दे तो? नहीं हाँ, दो सर। क्वेश्चन ना, एक्चुअली आप सही बोल रहे हो। अगर आपको सिर्फ रेशियो पूछा होता ना तो हम नहीं करते सॉल्व, है ना, यस सर। ये पूरा कट हो जाएगा। पर यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक Calculate. क्वेश्चन क्या है, पहला कैलकुलेट बोला है ना, यस सर। तो हमको एनर्जी वैल्यू बताना पड़ेगा। 140 कितना हुआ, व्हाट इज 1/40, निकाल दो, नहीं निकाल 140 0.2। सर 1:2 होगा या 2:1? 2:1 होगा शायद। एक मिनट, 2:1 हम होगा ना? सॉल्व कर रहे हैं, वेट करिए। 0.025। 0.02 कितना, 5। 0.025 क्या, यस सर। तो 0.025 पर हमने क्या किया, जैसे मैंने वैल्यूज को लिख दिया तो हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व, कैलकुलेट बोला है ना, तो हमने कैलकुलेशन किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर, द टू क्वेश्चंस हियर। लैम्डा 2 इज हाउ मच, 400 into 10 to the power, सब कुछ सेम है ना इधर, Yes, sir. यहाँ 800 है, यहाँ पे 400 है, Yes, sir. बाकी सब कुछ सेम है। इससे मुझे क्या समझा, जो भी E2 का वैल्यू होगा उसका आधा होगा E1, या E1 का डबल E2 है ना, देख के समझ रहे हैं क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेट कर सकते हैं आप, you can calculate this value also and see what is the answer. I have no problem. You will get here again 20/400 400. into 10 to the power minus 17, शून्य शून्य cancel, 1/20, 1/20 म्हणजे 0.05 5. है ना? सर आपने 20 अप्रॉक्स लिया है क्या? हाँ, अप्रॉक्स कर दिया मैंने। हाँ 19.8 मिलता है ना आपको, सर 19.8 को 20 कर दिया। It simplifies the problem ना। यस सर। अब इसका रेशियो निकालना है, तो आप देखिए इस रेशियो, वैल्यूज निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, E1 E2 रेशियो क्या है, तो E1 1:2 आएगा ना? E2, हाँ 1:2। 1:2 आएगा। 1:1 ही होगा। हाँ, वही बोल डिवाइड बाय 0.05 10 to the power minus 17, 2 टाइम्स है ना, तो आंसर 1:2। या फिर हम कंपेयर करके बोला तो हम बोलेंगे व्हाट यू से E2 is equal to 2 times of E1, बिकॉज कंपैरिजन पूछा है तो मैं बोलूंगा जो E2 है वो E1 का दुगना है, इट इज डबल द E1, या फिर E1 जो है E2 का आधा है। दिस कंपैरिजन, यस सर। is this problem clear to everyone? Yes, sir. यस सर। Thank you very much, we'll meet tomorrow. थैंक यू सर। Yeah, Thank you, sir. सर हमें रुकना है ना? थैंक यू हाँ सर। नगर वाले रुकिए प्लीज, 2 मिनट।